हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हम कर रहे थे क्लास 7th का चैप्टर 8 जो कि था विंड, स्टॉर्म एंड साइक्लोन वाला, यानी कि वायु और जो तूफान आता है स्टॉर्म यानी कि, और जो साइक्लोन यानी कि चक्रवात होता है, उसके बारे में हम रीड कर रहे थे। हमारा लास्ट का कुछ पोर्शन रह गया था तो आज हम वो कंटिन्यू करते हैं। तड़ित, झंडा और चक्रवात। तड़ित झंझा यानी कि क्या होता है, जब बिजली गिरती है, और चक्रवात यानी कि साइक्लोन, उसमें क्या होता है। देखो, तड़ित झंझा जो है भारत जैसे गर्म, आर्द्र, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में अक्सर विकसित होती है। यानी कि आर्द्र यानी कि नमी वाला क्षेत्र, जैसे भारत में कैसे है, सर्दियों का मौसम आता है, गर्मियों में कम मौसम आता है, और कहीं कहीं पे मौसम सिमिलर रहता है, जैसे कि मुंबई पुणे साइड। ताप में वृद्धि हो जाती है, यानी कि टेम्परेचर में वृद्धि होने की वजह से क्या होता है, उठती हुई पवनें क्या हो जाती है, प्रबल हो जाती है। अब पवन वायु से में पहले से ही है, विद्यमान है। जब बूंदों को अपने साथ ऊपर की ओर ले जाती है तब क्या हो जाता है, ताप कम होने के कारण वो जम जाती है। जैसे कि हवा चल रही है, हवा के अंदर क्या है, कुछ बूंदें भी हैं, नमी है, प्रेजेंट है, वो अपने साथ उसको ऊपर ले जाएगी। जहाँ ताप कम होने की वजह से क्या हो जाता है, वहाँ पे जम जाती है। क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर जाते रहते हैं वैसे वैसे क्या होता है, जो टेम्परेचर है वो कम होता जाता है और पुनः नीचे की ओर गिरने लगती है। गिरती हुई जल की बूंदें और तीव्र वेग से ऊपर उठती हुई की परस्पर क्रिया से बिजली क्रोधता होती है। यानी कि जब पहले देखो, नीचे से पानी ऊपर जाएगा, ऊपर जाके टेम्परेचर कम है तो वहाँ पे जम जाएगा। जमने के बाद वो जैसे ही नीचे जाएगी दोबारा से वायु हवा के साथ, तब क्या होती है, बिजली क्रोधती है। यानी कि बिजली जो है वो तड़ित है, जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। ध्वनि आती है ना आपको, जब भी बिजली गिरती है कहीं, पहले आवाज़ आती है फिर आपको दिखाई देती है। इसी घटना को हम तड़ित झंझावत कहते हैं। आप तड़ित झंझावत के बारे में उच्च कक्षाओं में विस्तार से पढ़ेंगे। उच्च कक्षा यानी कि हायर क्लासेस में आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा ये। अब तड़ित झंझा कैसे चक्रवात बन जाती है, कैसे बन जाती है साइक्लोन, बवंडर की तरह। आप जैसे कि जानते हैं कि जल को द्रव्य से वाष्प अवस्था में परिवर्तित करने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता है। जल को द्रव्य यानी कि लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है वाटर। अब उसको वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए कब वेपर्स में कन्वर्ट होगा, जब हम उसको हीट देंगे यानी कि गर्मी देंगे। क्या वाष्प के द्रव्य से संघनित होने पर वह ऊष्मा वापस मिल जाती है? नहीं। जब जो ड्रॉप्स होते हैं, वाटर वेपर्स होती है, वो ठंडी होकर दोबारा पानी में गिरती है तो क्या वापस से हीट भी आ जाती है? बादल के बनने से पहले जल क्या होता है, वायुमंडल से ऊष्मा लेकर वाष्प में परिवर्तन हो जाता है। बादल कैसे बनेगा, जो पानी है वायुमंडल से, यानी कि हमारे जो नदियों में, झरनों में या कहीं भी पानी इकट्ठा हो जाता है, वो क्या होता है, ऊष्मा लेकर यानी कि सन की हीट लेकर वो क्या हो जाता है, वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। जब वाष्प वर्षा की बूंदों के रूप में पुनः द्रव्य रूप में परिवर्तित होती है तो वह ऊष्मा वायुमंडल में निर्मुक्त हो जाती है। यानी कि देखो, पानी है, नदियों में, झरनों में, सब जगह, ओशंस में, सीज में पानी है, तो वो क्या है, सन की हीट की वजह से वो ऊपर जाएगा। ऊपर की तरफ जाके जब वो दोबारा नीचे आएगा तो क्या होगा, हीट की वजह से ऊपर गया है, अब वो नीचे दोबारा से आएगा तो क्या होगा, निर्मुक्त हो जाती है ऊष्मा, यानी कि रिलीज हो जाती है। निर्मुक्त होने वाली ऊष्मा से आसपास की वायु कैसी हो जाती है, गर्म हो जाती है। इस प्रकार गर्म वायु ऊपर की ओर उठती है और जिससे वायु दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है, यानी कि जो एयर का प्रेशर होता है। फलस्वरूप क्या होती है, तड़ित झंझा के केंद्र की ओर उच्च वेग को अधिक वायु गति करने लगती है। जैसे कि जब बिजली गिरती है तो क्या होती है, जोर जोर से हवाएं चलती है ना। घटनाओं की श्रृंखला, इस चक्र की पुनरावृत्ति अनेक बार होती है। यानी कि घटनाओं की श्रृंखला का अंत बहुत ही निम्न दाब के एक ऐसे तंत्र के निर्माण के साथ होता है जिसके चारों ओर क्या होता है, उच्च वेग की वायु को अनेक परतें कुंडली के रूप में घूमती है। देखो ये जैसे डायग्राम है, उसे हम क्या कहते हैं, चक्रवात कहते हैं। वायु वेग और वायु दिशा चक्रवात के तापमान और आर्द्रता में वृद्धि करने के कुछ कारक है। यानी कि ये देखिए, ये जब भी हमारा मान लो बिजली गिरेगी तो वो इस फॉर्म में गिरेगी, लेकिन जब चक्रवात बनता है तो कैसे बनता है, ऐसे बनता है, ऐसे वाटर के अंदर ही क्या हो जाता है, वो राउंड 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 घूमता रहता है। अब ये क्या है, चक्रवात के वेग की दिशा इधर है और धारा की प्रवाह इधर है,
ठीक है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है और ये इस तरीके से घूम रहा है। और ये देखो, ये बिजली इसी तरीके की दिखाई देती है आपको, ये तो आपने रियल लाइफ में भी देख रखी है। नेक्स्ट इज चक्रवात द्वारा होने वाले विनाश। देखो, जब भी साइक्लोन आएगा समुद्र के अंदर तो क्या होगा, आसपास का जो इलाका है वो अफेक्टेड होगा, उस पर प्रभाव पड़ेगा, और जो उसमें जल में रहने वाले जो जीव हैं उन पे भी असर पड़ेगा। देखो अब पढ़ते हैं। चक्रवात काफ़ी विनाशकारी हो सकते हैं। तेज पवन समुद्र के जल को तटों की ओर धकेलती है, यानी कि वो अपने किनारों पे आने लग जाते हैं, भले ही चक्रवात तट से सैकड़ों किलोमीटर दूर हो, क्योंकि चक्रवात जो है वो हमेशा सेंटर में आता है मोस्टली, मतलब बिल्कुल किनारे पे नहीं आएगा। सेंटर में ज़्यादा पानी होगा ना तो वो ज़्यादा बवंडर बनाएगा। किलोमीटर दूर हो, ये चक्रवात के आगमन का पूर्व संकेत होता है। क्या होता है, सबसे पहले संकेत देता है ये पवन द्वारा उत्पन्न होने वाले जल की लहरें, जो हवा के साथ जो उसकी लहरें उठती हैं वो क्या होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग होती है कि उसके आघात से कोई भी व्यक्ति बच नहीं सकता है। चक्रवात के नेत्र में निम्न दाब के कारण उसके केंद्र में जल सतह उच्च स्तर तक उठ जाता है, यानी कि अगर ये मान लो ये सी है, यहाँ पे सेंटर में पानी है जो वो क्या है, इतनी ऊपर तक उठ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से, दाब की वजह से। उठता जल 3 से 12 मीटर की ऊंचाई तक उठ जाता है और ऐसा लगता है मानो जल की दीवार तट की ओर बढ़ती जा रही है, क्योंकि जब लहरें ऊपर उठती है तो ऐसा लगता है कि ये इधर आके गिरेंगे। इससे परिणाम स्वरूप समुद्र का पानी कम ऊंचाई पर स्थिर तटीय क्षेत्रों में प्रवेश कर जाता है, मतलब जो भी उसके आसपास का इलाका है, जिससे जीवन और संपत्ति का गंभीर हानि होती है, क्योंकि वहाँ आसपास घर वगैरह भी होते हैं ना, तो सब चीज़ों पे असर पड़ेगा। यह पानी मृदा की उर्वरता को भी कम कर देता है, यानी कि उसकी उपजाऊ शक्ति को। ये देखिए, जब भी टोर्नेडो से सुरक्षा की एक विधि ये है ना, ये इस तरीके की है, जब बिजली गिरने लग जाती है। देखो, टोर्नेडो की व्यवसा 1 मीटर कितना कम और 1 किलोमीटर अथवा उससे भी अधिक हो सकती है, यानी कि जब भी बिजली गिरती है तो आप सभी को क्या है, एक खुली जगह पे चला जाना चाहिए, जहाँ पे अर्थक्वेक आए ना, तब भी यही है, जब अर्थक्वेक आ जाता है, भूकंप आ जाता है, ये क्या करते हैं, जब भूकंप आएगा तो किसी सेफ जगह चले जाओ, कहीं ऐसी जगह मत जाओ जहाँ ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, क्योंकि बिल्डिंग्स को गिरने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। देखो, अब चक्रवात का ही कंटिन्यू करते हैं हम। चक्रवात जो है वो क्या करेगा, अपने साथ अति उच्च वेग की पवन लाते हैं, ठीक है, जो घरों और दूरभाष अथवा अन्य संचार प्रणालियों, वृक्षों आदि को क्षति पहुंचाते हैं। अब टोर्नेडो क्या है, हमारे देश में टोर्नेडो अधिक नहीं होते। ये जो टोर्नेडो है हमारे देश में अर्थक्वेक आते हैं, बिजली गिरती है, सब कुछ होता है, लेकिन टोर्नेडो क्या है, टोर्नेडो गहरे रंग के कीपाकर बादल होते हैं, ठीक है, जब डार्क कलर के बादल आ जाते हैं। इसकी कीप ऐसी संरचना आकाश से पृथ्वी तल की ओर आती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। टोर्नेडो कमज़ोर या निर्बल होते हैं, परंतु कोई विनाशकारी टोर्नेडो क्या हो सकता है, 300 किलोमीटर पर आवर के वेग से नीचे आ सकता है। वो टोर्नेडो चक्रवात के भीतर भी बन सकता है, यानी कि उसके अंदर। भारत के संपूर्ण तट रेखा विशेष रूप से पूर्वी तट चक्रवातों के लिए संवेदनशील है, यानी कि जब भी आते हैं तो वो कहाँ आते हैं, पूर्वी तरफ, यानी कि ईस्ट की तरफ जो है वो ज़्यादा चक्रवात आते हैं। पश्चिमी तट जो है, वेस्टर्न जो साइड है, वो क्या है, चक्रवातों की प्रबलता और आवृत्ति के संदर्भों में अपेक्षाकृत कम संवेदनशील है। देखिए, प्रभावी सुरक्षा उपाय क्या है। चक्रवात के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, चक्रवात पूर्ण अनुमान चेतावनी सेवा ये होनी चाहिए। सरकारी संस्थाएं समुद्र तट मछुआरों और आदि को शीघ्र अतिशीघ्र क्या चेतावनी दे दे, ताकि वो दूर चले जाए। चक्रवात क्या है, संभावित क्षेत्रों में चक्रवात आश्रयों को निर्माण और लोगों को तेजी से सुरक्षित स्थान पर पहुंचाए। अब जनता द्वारा क्या किया जाना चाहिए, हमें मौसम जो विज्ञान है विभाग द्वारा दूरदर्शन, रेडियो, इन सब पे क्या नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, हमें देखते रहना चाहिए। और क्या है, जैसे कि हमें अनिवार्य घरेलू साज सामान जो होता है, पालतू पशुओं, इन सबको क्या है सुरक्षित रखना चाहिए। जलमग्न सड़कों पर वाहन चलाने से बचना चाहिए, क्योंकि क्या है, बाढ़ से सड़क क्षतिग्रस्त हो जाती है, यानी टूट जाती है। सभी आपातकालीन सेवाएं जैसे पुलिस, इन सब का नंबर होना चाहिए आपके पास, पुलिस का, चिकित्सा केंद्रों का हेल्पलाइन नंबर्स होते हैं, ठीक है। यदि आप चक्रवात प्रभावित क्षेत्र में रहते हो तो कुछ अन्य सावधानी क्या होनी चाहिए, ऐसे जल को पीने के लिए उपयोग ना करें जो संदूषित हो सकता है, यानी कि जो खराब हो।
गीले स्विच या फिर खंभों पर क्या हाथ ना लगाइए, तो आपको पता ही है करंट लग जाता है। वरना महज मनोरंजन के लिए बाढ़ और चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों का भ्रमण नहीं करना चाहिए, घूमने नहीं जाना चाहिए। उन्नत प्रौद्योगिकी सहायक सिद्ध हुई है, यानी कि आजकल हमें आपदाओं से अधिक सुरक्षा जो है उपलब्ध है। पिछली शताब्दी के आरंभ में तटीय क्षेत्रों के निवासियों की किसी चक्रवात के आने से पूर्व सुरक्षा की तैयारी कर ली जाती है। यानी कि हमें पता चल जाता है न्यूज़ चैनल से या फिर कोई जो यंत्र होते हैं कि चक्रवात आने वाला है, तो क्या करते हैं हम शिफ्ट कर देते हैं। परिस्थितियाँ बदल गई हैं। उपग्रहों और रडार की उपलब्धता, कौन से है? उपग्रहों और रडार की उपलब्धता से अब यह संभव हो गया है कि किसी भी संभावित झंझा के 48 घंटे पहले जो है हमें पता चल जाता है। ठीक है। चक्रवात सतर्कता और चक्रवात सूचना जारी कर दी जाती है, और चक्रवात जो है चेतावनी भी कम से कम 24 घंटे पहले दी जाती है। अब चक्रवात तट के निकट होता है तो हर घंटे अथवा आधे घंटे में उसकी प्रगति दिशा के बारे में बताते रहते हैं। अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन चक्रवात से संबंधित आपदाओं को मॉनिटर करते रहने, यानी कि उसको देखते रहते हैं कि कितना चक्रवात जो है आने वाला है, नहीं आने वाला है, कितनी उसकी स्पीड है, कितनी नहीं है। ठीक है। आज ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर आप सभी को समझ में आ गया हो तो आप अच्छी तरह से बुक से रीड कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।